हेलो एवरीवन, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 1 से 8 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं फॉर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। और इन क्वेश्चंस के अलावा आपको ये भी साथ के साथ बताया जा रहा है कि आपने कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है, ये मैंने पार्ट नंबर 8 के लास्ट में पूछा था। एक जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है और आपने बताना है इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो ये एक कोड है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रिप्ट है और जब ये स्क्रिप्ट चलेगी तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, मतलब यहाँ पे बी क्या प्रिंट करेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 80 है और ये एक एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है। इसको जब एवेल्यूएट किया जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी। तो ऑप्शंस हैं पास, फेल, नल और 80। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यूज़ हुआ है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ है, कंडीशनल ऑपरेटर। और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर में पहले आता है एक्सप्रेशन, एक कंडीशन आती है या एक्सप्रेशन बोल लेते हैं। यहाँ पे आता है ट्रू और फॉल्स, मतलब अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये चलेगा और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा जाए तो ए की वैल्यू 80, यहाँ पे डबल इक्वल्स है, मतलब ए की वैल्यू चेक हो रही है। स्टार्टिंग में ए की वैल्यू क्या है, 80 है और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ए की वैल्यू 80 है। हाँ बिल्कुल, ए की वैल्यू 80 ही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 80 है तो यहाँ पे बी में ये स्टोर हो जाएगा क्योंकि ये ट्रू है। तो ट्रू हुआ तो पास स्टोर होगा बी में। तो जब हम बी को प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट इसकी आएगी पास। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर में और इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो b की वैल्यू 8 है और a में हम ऐसे एक मान लो एक्सप्रेशन है b ग्रेटर देन 4 या b ग्रेटर देन 9 मान के चल पड़ते हैं। तो 6 और 9। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू चेक हो रही है कि 9 से वो ज़्यादा है। b की वैल्यू स्टार्टिंग में 8 है तो क्या b की वैल्यू 9 से ज़्यादा है। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला पार्ट चलेगा, मतलब ये वाला चलेगा ट्रू के केस में और ये वाला चलेगा फॉल्स के केस में। अब b ग्रेटर देन 9 ये फॉल्स है तो ये a की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो दिस वे ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंपाइलर विच रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूसेस टारगेट कोड फॉर अनदर इज कॉल्ड। कंपाइलर जो एक मशीन पे रन होता है और दूसरी मशीन के लिए कोड जनरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैपिंग कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर या ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है, बार बार ये आया हुआ है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि एक कंपाइलर जो एक मशीन पे चलता है और टारगेट कोड जो है वो दूसरी मशीन के लिए फाइंड करता है, हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस कंपाइलर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रॉस कंपाइलर। नेक्स्ट बात करते हैं, 2's कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी वैल्यू 1 0। हमने 1 0 जो है बाइनरी नंबर है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बड़ा इजी है, तो ये आपको आता होगा, नहीं आता तो फिर से देख लेते हैं। पहले ये है 1 0, तो पहले हम इसका निकाल देंगे 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का 0 बन गया, 0 का 1 बन गया। और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे +1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब हम +1 ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 0, 1 कैरी, तो ये बन गया 1 0। तो राइट आंसर इज 1 0। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये बाइनरी वैल्यू दिया हुआ है, तो ध्यान रखना अगर बाई चांस क्वेश्चन हो 2's complement of let's say
कुछ भी मान लीजिए 17 इज़, तो ये आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 2's कॉम्प्लीमेंट 17 का क्या आएगा। 17 को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करें और देन बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालें और देन उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालें और कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ IEEE 802.11a इज़। ये IEEE स्टैंडर्ड्स हैं जो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मेन आपको मैं बता भी दूंगा, लेकिन आपको ये IEEE स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन ने इसमें पूछा हुआ है कि IEEE 802.11a का क्या है। ये WiMAX है या फास्ट ईथरनेट है या वाईफाई है या इसको हम 802.11g भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसका आपको पता होना चाहिए कि 802.11a को हम बोलते हैं वाईफाई। तो इसका सही आंसर क्या है? वाईफाई। इसके अलावा आपको जो और मेन IEEE स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर स्टडी करें IEEE स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कोई ना कोई MCQs इसके रिगार्डिंग आ जाता है IEEE स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए आपको थोड़े से स्टैंडर्ड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि 802.3 जो है दैट इज़ आर ईथरनेट, ये हमारा ईथरनेट है, ठीक है। और CSM में CD भी बोलते हैं इसको। 802.4 जो है हमारा टोकन बस है। क्वेश्चन ये आ जाते हैं इसलिए मैं सारे स्टैंडर्ड्स आपको बता रहा हूँ। 802.5 जो है वो दैट इज़ टोकन रिंग। 802.11 इज़ वाईफाई, ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो IEEE स्टैंडर्ड्स ज़रूर आपने पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। इन द प्रोसेस मैनेजमेंट राउंड रॉबिन मेथड इज एसेंशियली द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ। अगर ये सारे के सारे जो हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में कहता है राउंड रॉबिन जो है, प्रोसेस शेड्यूलिंग आपने टॉपिक पढ़ के जाना है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें से क्वेश्चन कौन से आते हैं? टर्न अराउंड टाइम निकालना, वेटिंग टाइम निकालना, तो जरूर ये टॉपिक स्टडी करना है। तो राउंड रॉबिन मेथड में क्या होता है, जिसमें हर प्रोसेस को इक्वल टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। SSF होता है शॉर्टेस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और LTF क्या है? लॉन्गेस्ट टाइम फर्स्ट। तो SF थोड़ा ये गलती से लिखा गया है, दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट। STF होता है ये, जिसको हम बोलते हैं, या इसको हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी बोलते हैं, SJF भी बोलते हैं। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है? FIFO यूज होती है। FIFO क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो दैट इज द नॉन प्रीएम्प्टिव। अब नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
नॉन प्रीएम्प्टिव वर्सेस प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि अगर एक बार किसी प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया तो उसको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव है वो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। और प्रीएम्प्टिव में क्या है, एक बार एक प्रोसेस चल पड़ा, अगर हमने उसको कुछ टाइम के लिए चलाना है तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस चलेगा, तो दैट इज द प्रीएम्प्टिव। नेक्स्ट, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये भी आपने पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ग्रामर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपने स्टडी करने हैं। टाइप्स ऑफ ग्रामर आपने पढ़नी है, ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी ग्रामर्स होती हैं जो 4 तरह की होती हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, एक होती है आपकी कंटेक्स्ट सेंसिटिव। ये कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, ये सारा कुछ जो है मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, टाइप्स ऑफ ग्रामर, आप यूजीसी नेट प्लेलिस्ट में उसको आप देख सकते हो। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और एक होती है रेगुलर ग्रामर। ये 4 तरह की ग्रामर होती है इन द थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस। उन चारों को रिकॉग्नाइज कौन कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अनरिस्ट्रिक्टेड होती है और रिस्ट्रिक्शन इस साइड बढ़ती हैं, और ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती है रेगुलर ग्रामर। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के लिए आपके पास होता है दैट इज द, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से। और कंटेक्स्ट सेंसिटिव को हम करते हैं लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के साथ, लीनियर बाउंड ऑटोमेशन के साथ। और कंटेक्स्ट फ्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं पुश डाउन के साथ, और रेगुलर ग्रामर को हम करते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड जो है दैट इज ट्यूरिंग मशीन, लीनियर बाउंड जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को, पुश डाउन ऑटोमेशन। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को, फाइनाइट स्टेट जो है वो रेगुलर ग्रामर को रिकॉग्नाइज करती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होगी। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर आपका आया यहाँ पे तो ये पुश डाउन के साथ तो होगी, और इसके अलावा ये जो लीनियर बाउंड है ऑटोमेटा, इसकी हाई पावर है, ट्यूरिंग मशीन की सबसे ज़्यादा पावर है, उसके बाद लीनियर बाउंड की पावर है, उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेशन की पावर है, उसके बाद फाइनाइट स्टेट की है। तो एक कंटेक्स्ट फ्री तो ट्यूरिंग मशीन से भी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, लीनियर बाउंड से भी हो जाएगी, पुश डाउन से भी हो जाएगी, लेकिन फाइनाइट स्टेट से नहीं होगी। अगर यही क्वेश्चन होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होगी, फिर वो होगी ट्यूरिंग मशीन के साथ, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, लीनियर बाउंड और ट्यूरिंग मशीन के साथ। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आया। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय असेंबलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये 4 तरह के बेसिकली फंक्शन होते हैं, री एलोकेशन, एलोकेशन, लिंकिंग और लोडिंग। और इसमें आपने एक याद रखना है, एलोकेशन और लिंकिंग जो है वो करता है आपका प्रोग्रामर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से प्रोग्रामर क्या करता है, ठीक है। कई बार ये आता है लोडिंग कौन करता है, तो लोडिंग आपका करता है लोडर, ठीक है। और री एलोकेशन करता है, री एलोकेशन आपकी होती है किसके द्वारा होती है, री एलोकेशन असेंबलर के साथ। तो ये चीज़ आपने सिंपल याद रखनी है। क्या याद रखना है कि री एलोकेशन असेंबलर, एलोकेशन लिंकिंग प्रोग्रामर और लोडिंग लोडर के साथ। तो राइट आंसर क्या आया इसका, री एलोकेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए हैश फंक्शन defined by this with linear probing to resolve collisions, insert the keys index from 0 to 6, what will the location of 11 कौन सी लोकेशन पे आएगा। तो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल जो इंडेक्स है वो है 0 से 6 तक,
तो 0 1 2 3, इसको हमने 6 तक कर लिया, 4 5 और 6, और 1 बाय 1 हम उसके बाद वैल्यूज को पकड़ेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया 37 की है और फंक्शन हमारा यूज हो रहा है mod 7, ठीक है ना। तो 37 यहाँ पे 37 mod 7, 37 का हम 7 के साथ mod मतलब रिमाइंडर निकालेंगे, तो 7 5 था 35 और 2 आया, तो यहाँ पे 37 आ गया आपका सेकंड पोजीशन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आया 38 की बारी, 38 mod 7, तो रिमाइंडर आया 3, तो ये आ गया 3 पोजीशन पे। नेक्स्ट आया 72 mod 7, 2 आया, तो 2 पे तो देखो 72 mod 7 निकालना है, तो 2 रिमाइंडर आया, 2 रिमाइंडर पोजीशन पे ऑलरेडी यहाँ पे एक की मौजूद है, तो नेक्स्ट लोकेशन देखेगा, नेक्स्ट लोकेशन पे भी ऑलरेडी की मौजूद है, तो उसके नेक्स्ट, तो 72 आ गया आपका यहाँ पे। फिर आया 48 mod 7, ये आया 6, तो 6 लोकेशन पे 48 आ गया। उसके बाद आया 98 mod 7, 0 आया, तो 98 आ गया आपका, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। उसके बाद आया 11 mod 7, 4 आया, 4 लोकेशन पे ऑलरेडी है, तो 11 आ गया यहाँ पे 5th पे। तो व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ 11? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हैशिंग के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, इसको बड़ा सिंपल सा है, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है। इन केस कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, लिंक लिस्ट के रिगार्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शंस हैं, इसको पढ़ें ध्यान से। एन एल्गोरिथम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन सिंगल लिंक लिस्ट रिक्वायर्स ऑफ द ऑर्डर n ऑपरेशन इन वर्स्ट केस। An algorithm for deleting the first element in singly linked list requires of the order n operation in the worst case. An algorithm for finding the maximum value in a circular linked list requires of the order n operations. An algorithm for deleting the middle node of a circular linked list requires of the order n operations. इसको समझें। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एन एल्गोरिथम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ द ऑर्डर एन ऑपरेशन, मतलब हमने एलिमेंट को सर्च करना है लिंक लिस्ट में, तो पता नहीं है एलिमेंट कहाँ पे है, हो सकता है वो, और इसने वर्स्ट केस बोला हुआ है, वैसे ही वर्स्ट केस बोला है। वर्स्ट केस मतलब जहाँ तो एलिमेंट है ही नहीं, जहाँ लास्ट में है, मतलब मुझे सारे के सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे 1 बाय 1। तो सारे के सारे कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियस है ऑफ द ऑर्डर एन ऑपरेशन ही चाहिए होंगे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसने तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले इसकी वाल कर लेते हैं। एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू इन सर्कुलर लिंक लिस्ट रिक्वायर्स ऑफ द ऑर्डर एन ऑपरेशन। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फिर वही बात, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है लास्ट में हो, तो मतलब पूरे के पूरे कंपैरिजंस तो करने ही पड़ेंगे। An algorithm for deleting the middle node of a circular linked list requires of the order n operation। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर लेते हैं, मतलब ये फॉल्स है, इसको बोल देते हैं, लेकिन ये ठीक है क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है मिडल नोड कौन सा है लिंक लिस्ट का। मिडल नोड निकालने के लिए हमें पहले तो नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने पड़ेंगे ना, कि लिंक लिस्ट में इतने नोड्स हैं, मतलब हमें लास्ट तक तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो लास्ट तक गए तो ऑफ द ऑर्डर एन ऑपरेशन तो उसको लगेंगे, तो ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है, यही है। और कैसे है अभी देखते हैं। एन एल्गोरिथम फॉर डिलीटिंग द फर्स्ट एलिमेंट इन ए सिंगल लिंक लिस्ट रिक्वायर्स ऑफ द ऑर्डर एन ऑपरेशन इन द वर्स्ट केस। तब फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है सिंगल लिंक लिस्ट में, तो फर्स्ट को करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो आराम से पहले नंबर पे होगा ना, तो वो ऑफ द ऑर्डर एन ऑपरेशन थोड़ा लेगा, वो तो ऑफ द ऑर्डर 1 ऑपरेशन लेगा। सिंपल सी बात है ना। तो इसने तो ऑफ द ऑर्डर एन ऑपरेशन बोला, तो ये गलत हो गया, तो इसने फॉल्स तो पूछा है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एट अ हिल स्टेशन द पार्किंग lot is one long drive snaking up a hillside। पार्किंग लॉट एक वन लॉन्ग ड्राइव है, कार्स आती हैं और पार्क होती हैं बिहाइंड द कार इन द फ्रंट ऑफ देम। मतलब ये एक कार पार्क हुई, इसके बाद दूसरी कार पार्क होगी, इसके बाद तीसरी कार पार्क होगी, फिर चौथी एंड सो ऑन। A car cannot leave until all the cars in front of it have left। मतलब ये कार ने लीव करना है सपोज करो, तो ये तब तक लीव नहीं कर सकती जब तक ये ना लीव कर जाए, फिर ये ना लीव कर जाए। तो ये क्या हुआ, किस तरह का ये डाटा स्ट्रक्चर है? एरे है, स्टैक है, क्यू है कि लिंक लिस्ट है? मतलब समझने की कोशिश करो। मतलब जो इंसर्शन हो रही है वो लास्ट में हो रही है, मतलब कार्स जो है वो वन आफ्टर द अनदर लग रही हैं, और डिलीशन जो है फ्रंट से हो रही है ना। तो ये क्या हो गया, क्यू हो गया। फ्रंट पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रही है। इंसर्शन जो है वो लास्ट पे हो रही है, रेयर एंड पे हो रही है। तो दिस इज क्यू। और अगर यही होता कि कार अगर ये वाली सबसे जो लास्ट में आई सबसे पहले लीव करेगी, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो स्टैक होता है ना। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 91 है, कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन है नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस कितने हैं? एन है, एन इंटू एन माइनस 1/2 है, एन इंटू एन प्लस 1/2 है, n2/2 है। तो इसका आंसर जरूर बताएं। कोई भी सजेशन है तो वो जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।